आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं आपका दोस्त नितेश कुमार आपके अपने चैनल फियर फाइल्स में। तो और देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज की कहानी को। तो ये कहानी हमें पूनम शर्मा जी ने भेजा है, जो कि नरवाना डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। रमेश का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके अपने काम पर जाता था। रमेश के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे ही बड़े ही शरारती थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। तो रॉकी कहता है ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से एक फूल तोड़कर लेकर आना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया कहती है कि छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, अतः मैं रात में नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे हुए फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वो छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत रमेश को बुलाते हैं और सारी बातें बताते हैं। रमेश कहते हैं कि तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी, और रॉकी तुम तो जानते हो इस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबर आती है, फिर भी तुमने सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा। रॉकी कहता है सॉरी डैडी, मुझसे गलती हो गई, हम ऐसा आगे से नहीं करेंगे। रमेश कहते हैं और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को कब्रिस्तान में छोड़कर आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं पर बेहोश हो गई। सोनिया सहमी हुई हालत में रमेश को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। रमेश ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वो सोनिया को डांटता नहीं है और संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन रमेश को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विकी और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी कहता है विकी, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। विकी कहता है अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई वह। मुझे लगता है कि उसने सच में सब कुछ देखा होगा। रॉकी कहता है चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख कर आएंगे। विकी कहता है अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विकी के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान में चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखाई दी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर कब्र होती है जो खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वो अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं आऊँगा। रमेश काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। रमेश को लगता है ये तो रॉकी की आवाज़ है, कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रमेश कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं दिखाई नहीं देता। वो घर लौटकर आ जाता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है।
विकी बताता है, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया है। वो जानना चाहता था कि सोनिया ने जो देखा वो सच था या फिर उसका एक भ्रम। रमेश कहता है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। रमेश और विकी कब्रिस्तान में चले जाते हैं। रमेश जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वो समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास जल छिड़कता है। कब्र में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। विकी बहुत डर जाता है। रमेश कहता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। रमेश उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी बेहोश पड़ा होता है। रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसकी हालत बहुत गंभीर होती है और अपने पूरे परिवार के साथ रमेश उस दिन शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद। आज की ये कहानी हमें मध्य प्रदेश से अशोक श्रीवास्तव जी ने भेजा है। कहते हैं, सालों पहले की बात है। एक लड़का किसी कंपनी में मैनेजर था। उसका कहना था कि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है, यह सब लोगों के दिमाग का वहम है। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम था, जिस वजह से वो घर रात को लौट रहा था। बाइक से आराम से रात को घर जाते जाते अचानक एक सुनसान सड़क पर उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात का समय था, कोई गाड़ी ठीक करने वाला नहीं मिलेगा सोचते हुए वो अपने बाइक को खींचते हुए पैदल चलने लगा। कुछ ही दूर पहुंचा ही था कि उसे एक बस स्टॉप के पास कोई फकीर बैठा हुआ दिख गया। काफ़ी देर से बाइक खींच रहे लड़के ने भी सोचा थोड़ी देर इधर ही इंतज़ार कर लेता हूँ। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन चारों तरफ सुनसान थी। तो जाकर वो सीधे फकीर के पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। दोनों के बीच करीबन 10 मिनट तक बात हुई और उसी वक्त भूतों का जिक्र भी आ गया। हंसते हुए लड़के ने कहा कि भूत जैसा कुछ नहीं होता और ना ही मैं इन्हें मानता हूँ, ये सारी झूठी वहम और अफवाह है। फकीर ने लड़के की तरफ हैरानी से देखा और बोला, तुम भूत को नहीं मानते हो? वो एक अलग बात है। अगर तुम ऐसा कहोगे कि भूत होते ही नहीं हैं तो यह सरासर गलत है। लड़का फिर से हंसा और पूछने लगा कि भूत होते हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? क्या आप मुझे दिखाएंगे एक भी भूत? फकीर के मन में हुआ कि इसे आज भूत दिखा ही देता हूँ। उसने लड़के को अपने पीछे चलते रहने के लिए कहा और आगे शमशान की ओर बढ़ गया। सुनसान रास्ते में दोनों पैदल चल रहे थे। अब लड़के को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में दोनों शमशान पहुंचे। वहां कई मुर्दा जल रहे थे। फकीर ने उस लड़के को एक जगह पर बैठाया और कहा कि यहाँ कुछ देर पहले ही एक लाश जली थी। अब तुम्हें यहाँ मैं भूत दिखाऊंगा। फकीर ने फटाफट वहाँ पर कील गाड़कर एक धागा बांध दिया। अब धागे का आखिरी हिस्सा उस लड़के के हाथ में थमाते हुए कहा, धागे की सीधे में मैंने 4 बतासे रखे हैं। इन्हें खाने के लिए 4 आत्माएं आएंगी। जब तक आत्मा इन बतासों को पूरा ना खा ले तब तक तुम इस धागे को बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर फकीर ने लड़के को आंखें बंद करने के लिए कहा और खुद मंत्र पढ़ने लगा। लड़के को फकीर की बात सुनकर थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन वो फिर भी सोचा कि ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन वो धागे को तेजी से पकड़कर आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उसे आंखों को खोलने के लिए आवाज़ लगाई। लड़के ने जैसे ही आंख खोली तो सामने 4 आत्माएं बतासे खा रही थी। उसे इस सब पर विश्वास नहीं हो रहा था।
तभी उसकी नज़र एक आत्मा पर पड़ी। वो कोई और नहीं उसका पड़ोसी था जिसकी मौत 2 दिन पहले ही हुई थी। उसे देखते ही लड़के के हाथ से वो सफ़ेद धागा छूट गया। उसने घबराहट में आसपास उस फकीर को देखा, लेकिन वो मंत्र पढ़कर जा चुका था। अब डर के मारे वो तेजी से अपने घर की ओर दौड़ने लगा। इस दौरान उसे बार बार उसका नाम लेकर पीछे से कोई आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो मुड़ा नहीं। किसी तरह से वो घर बहुत डरे सहमे घर पहुंचा। सुबह हो गई थी। सुबह सबसे पहले उसने शमशान की घटना के बारे में अपने मम्मी और पापा को बताया और सोने के लिए कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो शमशान में ही था। वो कैसे दोबारा शमशान घाट पहुंचा किसी को नहीं पता, लेकिन उसी दिन से लड़के की तबीयत दिमागी रूप से खराब रहने लगी। फिर उस लड़के के माता पिता ने बाद में उस फकीर बाबा को खोजकर मान इज्जत से घर बुलाकर खाना खिलाया और उनसे माफ़ी मांगी। तब साधु ने लड़के के ऊपर गंगा जल छिड़क कर कुछ मंत्र पढ़ा और धीरे धीरे लड़के की स्थिति सामान्य होने लगी। और फिर लड़का भी साधु से माफ़ी मांगा और बाद में सब कुछ सामान्य हो गया और साधु वहाँ से चले गए। तो कैसी लगी आज की आपको ये कहानी, हमें कमेंट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। विक्रम जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। विक्रम पेशे से डॉक्टर है और उसे काम के सिलसिले में दूसरे शहरों और अस्पतालों में जाना पड़ता है। वैसे तो वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से उसके साथ वो घटना घटित हुई वो इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गया। कहते हैं ना, जब तक आप अपनी आंखों देखी और कानों सुनी वाली बात ना कर लो तब तक आप किसी पर भी विश्वास नहीं करोगे। जब विक्रम के साथ यह सब कुछ होगा तब वो भी इन सब बातों पर विश्वास करने लगेगा। अब आप आगे सुने। यह बात है सन 2003 की दिसंबर महीने की और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। विक्रम को वहां एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। विक्रम का लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पहुंच गया। पता चला कि ऑपरेशन अगले दिन 2 बजे होना है। तो विक्रम वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ली। विक्रम उस कैंटीन में अकेला था, उसके अलावा कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। विक्रम बैठ गया। लगभग 3 बजे उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने फिर से अपनी कॉफ़ी की ओर देखा, तभी उसके बालों में किसी ने जोर से फूंक मारी। वह तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। वह सोचने लगा यह सच था या फिर कोई भ्रम। वह तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब कुछ बताने लग गया, लेकिन अटेंडेंट उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। अटेंडेंट कहने लगा, सर हवा चल रही है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। उसने भी सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है क्योंकि हवा भी बहुत तेज चल रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए और वह सोने चला गया। विक्रम के लेटने के कुछ देर बाद उसको किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने उठकर देखना चाहा कि वहाँ कौन है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी दिख नहीं रहा था, लेकिन उसको वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम दौड़ते हुए बाहर की तरफ गया और बाहर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह पूरा का पूरा अस्पताल एक खंडर में तब्दील हो चुका था। वह डर के मारे वहां से बाहर का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आई तो उसकी जान में जान आई। उसे लगा वो यहाँ अकेला नहीं है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुंचा। उसने पाया उस फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही थी। रूम में लगभग 20 से 25 लोग आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही विक्रम रूम में दाखिल हुआ वो लोग एकदम से शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता वो पूरा रूम भयानक हंसी से गूंजने लगा। वो सारे लोग उसी की तरफ देखकर हंस रहे थे। ये सब देखकर विक्रम बहुत डर गया।
इससे पहले विक्रम भाग पाता उस रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और विक्रम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। विक्रम ने जैसे ही उन लोगों को पीछे मुड़कर देखा तो वह सभी लोग विक्रम के बहुत करीब खड़े थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और विक्रम गिरता पड़ता रूम से बाहर निकला तो उसने पाया दरवाज़ा खोलने वाला बहुत बूढ़ा आदमी था। विक्रम उस आदमी के पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे बचाए, मुझे प्लीज़ बचा ले, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो व्यक्ति बोला, बेटा यहाँ तो और कोई नहीं है। विक्रम ने दोबारा रूम में झांक कर देखा तो लाइट जली हुई थी और रूम में कोई नहीं था और वह पूरा का पूरा खंडर दोबारा हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। तो विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तब उस बूढ़े आदमी ने बताया कि ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी वो सब सही है। यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को ही तोड़कर इस अस्पताल को बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये आवाज़ें सुनाई देती है। तब विक्रम तुरंत वहाँ से निकला और घर चला गया। वो आज तक उस रात को कभी नहीं भूल पाया है। आज भी उस रात को याद कर कर विक्रम के पसीने छूट पड़ते हैं। तो कार धक्के खाते हुए रुक गई और रोशन उसमें से नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोशन ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाहिए पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी को आवाज़ दी, प्रीति, अरे प्रीति, ओ प्रीति, उठो, जल्दी से हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह प्रीति नींद में बड़बड़ाते हुए उठी, रोशन तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, कब से बोल रही हूँ ये पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में रोशन बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़िए की रोने की आवाज़ आने लगी। वो भेड़िए की आवाज़ें उस काली रात को और भी भयानक बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली ना कोई होटल। प्रीति बोली, रोशन, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन सा वीराने में फार्म हाउस खरीदा है। इस बात पर रोशन कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई प्रीति रोशन के सीने से लिपट गई। उस वक्त रोशन के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुँचे। हवेली के गेट पर कोई वॉचमैन नज़र नहीं आया, लेकिन वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुँचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को रोशन ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर प्रीति दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन दोनों को यह बात अजीब लगी क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने किसी तरह की आवाज़ की थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही रोशन बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। क्या हम आपके फ़ोन से कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। रोशन ने उन्हें पहले अपना परिचय देना उचित समझा। उसने कहा,
मेरा नाम रोशन है और ये मेरी पत्नी प्रीति है। जवाब में वो आदमी बोला, मेरा नाम राजकिशोर ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। रोशन और प्रीति हवेली की शान देखते ही रहे कि उनकी नज़र ठाकुर साहब के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीर थी। उन सब तस्वीरों में एक बात समान थी कि किसी में भी कोई हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भावनाहीन थी। फिर रोशन और प्रीति दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन फ़ोन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे, पर बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी प्रीति की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें कोई भी तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात थोड़ा अजीब लगा। फिर दोनों नीचे गए और ठाकुर साहब से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा। ठाकुर साहब बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन हमेशा गड़बड़ रहती है, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहें तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। रोशन और प्रीति कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, सब बेकार हो गया। आखिर में दोनों रात को वहीं रुकने का निर्णय लिए। बेड पर लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे रोशन की नींद अचानक से खुली और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए रोशन की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीरें थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख, जो बिल्कुल आज की तारीख ही थी। उसने प्रीति को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है रोशन, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैर की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब उन दोनों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वे नाकाम रहे, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों भूताहा हवेली में कैद हो चुके थे। वे दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इसी वक्त बदकिस्मती से बिजली भी चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। प्रीति अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली बिना तस्वीर का देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठकर ठाकुर साहब की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल ठाकुर साहब तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उनके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर प्रीति सुन्न पड़ गई और रोशन बस बेसुध होकर देखता रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गई। अब तक उजाले में रोशन और प्रीति को वहाँ पर एक दूसरे के सांसों की आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली के दीवार पर टंग गई और ठाकुर साहब झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे। फियर फाइल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ और ये कहानी हमें भेजा है रमेश जी ने, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। रमेश जी फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करते हैं। वे बताते हैं, मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिसमें मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ।
एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी। वह मुझे घूर घूर के देख रही थी। लड़की देखने में काफ़ी सुंदर थी, इसलिए मेरी भी नज़र उस पर पड़ गई, पर मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा, क्योंकि कोई क्या सोचेगा यह सोचकर मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं उसे टालते हुए निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वह लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैं पीछे पलटकर नहीं देखा और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं, क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रही। एक दिन वह लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि यह चिट्ठी उसी की थी। उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था। उसमें एक फ़ोटो निकला जो उस लड़की का था। मैं चौंक गया, उसे मेरा नाम कैसे पता चल गया। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहां मैं खड़ी रहती हूं वहां पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहां पर पहुंचा तो वह लड़की वहां पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया। तभी मुझे याद आया कि वो चिट्ठी जो आई थी उसमें उसका पता लिखा हुआ है। पते के अनुसार मैं उसके घर उससे मिलने के लिए पहुंच गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूं और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। सच मानिए, यह सुनते ही मेरा हाथ पैर कांपने लगा। मैं सोच में पड़ गया, वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वह कौन होगी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि यह देख लो, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। आज की हमारी दूसरी कहानी है जो कि आलोक शर्मा जी ने भेजी है। ये जोधपुर के रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करता हूँ देरी नहीं करते हुए आज की कहानी को। कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 अध्यापक और थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना अपना परिवार था और मैं कुंवारा था। मेरी शादी नहीं हुई थी। सब लोग गांव के मकान में भाड़े में घर लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही अलग छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियाँ थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूर पर था। स्कूल में बिजली नहीं थी और मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जला के खाना बनाता और खाकर सो जाता था। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हो। कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक से टाइम कट जाएगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खाना वाना खा के अपने कहे के अनुसार मेरे सारे मित्र रात 11 बजे मेरे घर पर आए और हम लोग बात करने लगे। थोड़ी रात बीत गई। तभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यहाँ तो बिजली नहीं है, ना ही टीवी है, तो हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे। चलो आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे मित्र ने बोला हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। और हम सब लोग धीमी लालटेन को जलाकर उसके सामने बैठकर ताश खेलना चालू कर दिए। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी तो अच्छी हवा लगने लगी और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी हमारे तीसरे मित्र ने बोला हमारे पास तो बीड़ी और माचिस भी है, तो बोलो तो बीड़ी सुलगाएं। हम लोगों ने बोला क्यों नहीं। तो हमारे मित्र ने 4 बीड़ी जलाई। सबने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र बोला अरे मुझे भी तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला कि हमको तो दिया ही नहीं, हमको लगा कि यह मजाक कर रहा है और हमने यह बात हंसी में टाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र लोग मेरे घर पर फिर से आ गए और फिर से हम लोगों ने ताश खेलना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद हम लोगों ने अपनी अपनी बीड़ी को सुलगाई। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया।
तब तो मानो मेरे होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर अंधेरा था और लालटेन धूल जल रही थी। यह घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे मेरे मित्र लोग स्कूल में पढ़ाने आए तब मैंने उनको बताई। सब ने बोला हाँ, मैंने भी ये सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारणवश जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। तो एक दिन एक मित्र ने बोला आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो और क्या चाहते हो, क्या पता कोई आदमी ही हो और हमारी तरह वो भी रात को टाइम पास करने आता हो। हमने बोला ठीक है। रात में मेरे सारे मित्र मेरे घर आए और आज 5वां आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल खत्म हो गया तो वह खिड़की के बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज़ दी, काका कल फिर से आओगे? उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टॉर्च जलाई, तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टॉर्च के सामने लोगों ने उसका थोड़ा सा चेहरा देख लिया। वह काला आदमी, मटमैली सफ़ेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग बहुत डर गए थे उसे देखकर। सब ने बोला चलो गांव वालों को बताते हैं। हमने बोला नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजे। तो एक मित्र ने बोला चलो जहां हम लोग रोज ताश खेलते हैं तो बाहर में कल से बीड़ी और माचिस और ताश के पत्ते रख देंगे, क्या पता इनको भी इन चीज़ों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया। तो रात में वो अंदर खेलने नहीं आया। हम लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रख के आ जाते थे। एक बार गांव वालों ने देख लिया और पूछा तो हमने सारी बात बता दी। तब से आज भी वहां पर गांव वाले बीड़ी, माचिस और ताश के पत्ते हर हफ्ते एक बार जरूर चढ़ाते हैं और आज भी वह आत्मा किसी को परेशान नहीं करती है। कैसी लगी आज की आप लोगों को कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और इस तरह देखते रहें फियर फाइल्स। धन्यवाद।